तो चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, अर्थशास्त्रियों का कार्य अनुसंधान एवं व्याख्या करना है, न कि समर्थन अथवा निंदा करना। यह विचार किसका है? 4 ऑप्शन हैं आपके, पिगो, मार्शल, रॉबिन्स, फ्रेजर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स। रॉबिन्स ने कहा था अर्थशास्त्रियों का कार्य है अनुसंधान एवं व्याख्या करना, न कि समर्थन अथवा निंदा करना। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति प्रभावित रहती है, बढ़ती है, घटती है या अनिश्चित रहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बढ़ती है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वस्तु की कीमत बढ़ने पर जो है वस्तु की पूर्ति जो है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, समसीमांत दृष्टिगुण का कथन है, उनका फार्मूला के अनुसार आपको बताना है कि समसीमांत दृष्टिगुण का कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। तो 4 ऑप्शन है, आप लोग चारों देख सकते हैं यहाँ पे। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल टू एम यू जेड अपॉन पी जेड इंटू एम यू। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की मितव्ययिताओं की व्याख्या करने वाला सिद्धांत है। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की मितव्ययिताओं की व्याख्या कौन करता है? उत्पत्ति वृद्धि नियम या उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति समता नियम या कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या कहता है कि उत्पादन की जो प्रारंभिक अवस्था में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है जब उत्पत्ति के अधिकांश साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाए, तो वह जो है परिवर्तनशील साधन में वृद्धि करने के अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है, तब इसे जो है उत्पादित वृद्धि नियम कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि समाज में धन का वितरण असमान हो तो मांग लोच बेलोच होती है, जबकि धन का समान वितरण हो तो मांग की लोच क्या हो जाएगी? कम लोचदार, अत्यधिक लोचदार, अत्यधिक बेलोचदार, कम बेलोचदार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यदि समाज में धन का वितरण असमान हो तो मांग लोच जो है बेलोच होती है, जबकि धन का समान वितरण असमान होता है तो मांग की लोच जो है बेलोच होती है। जब धन का समान वितरण हो तो अत्यधिक लोचदार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा सकल प्राथमिक घाटा, बजटीय घाटा, मौद्रीकृत घाटा, राजस्व घाटा। तो क्या कहा जाएगा उसको? तो उसको सकल प्राथमिक घाटा कहा जाएगा। ठीक है, यदि एकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष जो प्राप्त होता है उसको सकल प्राथमिक घाटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल्डर, जॉन रॉबिन्सन, कार्ल मार्क्स, जेएम केन्स। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल किसकी पुस्तक है? जॉन रॉबिन्सन का। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा सामाजिक कारक है जिसके अंतर्गत आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है? कौन सा सामाजिक कारक है जिसके अंतर्गत जो है आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है? धार्मिक कट्टरवाद तथा रूढ़िवाद, सांस्कृतिक पिछड़ापन, समाज में बुद्धिजीवी वर्ग की कमी, प्रभावपूर्ण मांग में गिरावट का होना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक कट्टरवाद तथा रूढ़िवाद। धार्मिक कट्टरवाद तथा रूढ़िवाद में जो है ऐसे सामाजिक कारक हैं जिसके अंतर्गत जो है आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जो आज साधनों में निर्धन माना जाता है कुछ समय के बाद समृद्ध माना जाता है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? जो आज साधनों में निर्धन माना जाता है कुछ समय बाद जो है समृद्ध माना जाता है। प्रोफेसर लुईस, नर्कसे, हर्समैन, रॉबिन्सन। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? तो ये कथन है प्रोफेसर लुईस का। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है आपको। कीन्सवादी मानते थे कि समग्र पूर्ति वक्र एक क्षैतिज सरल रेखा है। कीन्सवादी ये मानते थे कि जो समग्र पूर्ति वक्र होता है वो एक क्षैतिज सरल रेखा है, और कुछ अर्थशास्त्री का मानना था कि समग्र पूर्ति वक्र एक लंबवत सरल रेखा होती है। तो ये दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कीन्सवादी जो थे वो क्षैतिज सरल रेखा मानते थे, और इनके अलावा जो अर्थशास्त्री थे वो जो है लंबवत सरल रेखा मानते थे। तो यहाँ पे आपका दोनों ऑप्शन सही है, दोनों कथन सही है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋणी को सर्वाधिक लाभ होता है। ऋणी को सर्वाधिक लाभ कब होता है? मुद्रास्फीति से, मुद्रा संकुचन से, मुद्रा अपस्फीति से, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा संकुचन से। मुद्रा संकुचन क्या होता है? जब मुद्रा की मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति कम होती है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन बढ़ जाता है तथा कीमतें गिरने लगती हैं तथा मुद्रा की आंतरिक मूल्य जो है बढ़ जाता है, इस स्थिति को जो है मुद्रा का संकुचन कहते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक ऋण जो है लाभ होता है कब? मुद्रा संकुचन में। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापार चक्र की घटना व्यवसायियों की मनोभावना के कारण उत्पन्न होती है। यह कथन किसने बोला है? यह कथन किसने दिया है? मार्शल का, हार्ट्रे का, सैमुएल्सन का, या पीगू का? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये है सही आपका पीगू। ठीक है, पीगू ने जो है व्यापार चक्र की घटना व्यवसायियों की भावना के कारण उत्पन्न होती है, ऐसा परिभाषा दिया था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील देशों में राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है। भारत जैसे विकासशील देशों में राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य होता है? करारोपण द्वारा यथासंभव अर्थव्यवस्था के अतिरेक को एकत्र करना। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। कर आधार को विस्तृत करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत जैसे विकासशील देशों में राजकोषीय नीति का उद्देश्य जो होता है वो अर्थव्यवस्था के सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना जो है ये कहलाता है उसका उद्देश्य, राजकोषीय नीति का उद्देश्य कहलाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष सेवा कर की शुरुआत हुई? सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2000 2001 में, 1994 95 में, 2004 5 में, 90 91 में? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सेवा कर की शुरुआत जो है 1994 95 में हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास को समय की किसी दीर्घावधि में एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में मापा जाता है। इस संकल्पना को निम्नांकित रेखाचित्र के माध्यम से समझकर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी ये राष्ट्रीय आय को दर्शा रहा है। सकल राष्ट्रीय आय को इधर नीचे आपका क्षैतिज रेखा में दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आर्थिक विकास को समय के किसी दीर्घावधि में एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में मापा जाता है। ठीक है, तो वाई की वृद्धि के रूप में मापा जाता है। तो क्या हो जाएगा? वाई बी इज लेस देन वाई ए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वाई बी जो है कुछ समय के अंतराल जो है ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, और किससे? सकल राष्ट्रीय आय से राष्ट्रीय आय की अपेक्षा में। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन जो है वाई ए राष्ट्रीय आय जब ऊपर जाती है तो सकल राष्ट्रीय आय को यहाँ पे एक
मिड पॉइंट पे जो है एक दूसरे से टकराती हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वाई बी जो है ग्रेटर देन वाई ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से संबंधित अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स ने किया था। ये तो सही है। ठीक है, असत्य कथन बताना है तो ये आपका गलत हो जाएगा। साइमन कुजनेट्स ने नहीं बताया था। और मानव विकास सूचकांक का मान 1 से 1000 के बीच होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक की रचना 3 सूचकों जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक के आधार पर की जाती है। ये आपका सही है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वर्ष 2011 की रिपोर्ट में विश्व के कुल 187 देशों में भारत का 134वां स्थान था। ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें असत्य कथन बताता है तो पहला और दूसरा ये दोनों जो है आपका असत्य है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनएनपी को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? एनएनपी क्या होता है? पूरा नाम इसका है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? जीएनपी माइनस प्रत्यक्ष कर के रूप में, जीएनपी माइनस घिसावट कर के रूप में, जीएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर के रूप में, या जीएनपी प्लस घिसावट कर के रूप में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एनएनपी को, नेट नेशनल प्रोडक्ट को जो है जीएनपी माइनस घिसावट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जीएनपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में से जब को जो है परिभाषित करने के लिए जीएनपी में से जब घिसावट कर को घटा दिया जाता है तो एनएनपी को वो परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी आय का स्रोत राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता है? नहीं पूछा है प्रश्न में। पेंशन, ब्याज एवं लाभ, किराए की आय, मजदूरी एवं वेतन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पेंशन को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय के स्रोत में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आय के स्रोत पेंशन को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता है तथा ब्याज एवं लाभ, किराए की आय, मजदूरी एवं वेतन को राष्ट्रीय आय के आकलन में जो है ये शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि आय वाई के सभी स्तरों पर उपयोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी उपभोग और औसत प्रवृत्ति एपीसी के बराबर हो तो सही तत्संबंधी उपभोग जो है सी फलन क्या होगा? ये आपसे प्रश्न किया है। ठीक है, तो यदि आय वाई में सभी स्तरों पर उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जो है एमपीसी उपभोग की औसत प्रवृत्ति एपीसी के बराबर हो तो उपभोग फलन जो होता है सी बराबर बी वाई के बराबर माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीसरे वाले ऑप्शन में सी बराबर बी वाई, तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहे एक सीधी रेखा वाले मार्ग वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मार्ग लोचदार भी है तो मध्य बिंदु के नीचे, मध्य बिंदु के ऊपर, वक्र के मध्य बिंदु पर, संपूर्ण मार्ग वक्र की लंबाई पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तब जब दोनों अक्षों के स्पर्श कर रहे एक सीधी रेखा वाले वक्र मार्ग में मार्ग लोचदार होती है तो वो कहाँ पे होती है? मध्य बिंदु के ऊपर होती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश की एनएनपी के कारक लागतों का परिकलन करते समय निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित नहीं किए जाते हैं? कारकों को विदेशों से की गई अदायगी,
अप्रत्यक्ष कर किराया, ब्याज, मजदूरी तथा लाभ और नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं के अंतर्गत मजदूरी के पूरक के तौर पर अदा की गई राशियाँ। तो कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता है ये आपको बताना है। तो अप्रत्यक्ष कर इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, किसी देश की एनएनपी के कारक लागतों पर परिकलन करते समय जो है अप्रत्यक्ष कर को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला है कथन कारण है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो उदासीनता वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता तटस्थ होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तथा यहाँ बीच में लगा करके इसको आप सम्मिलित कीजिए। तथा क्योंकि इसके किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता दो वस्तुओं के उस संयोग पर संतुलन में होता है जहाँ उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये दोनों बिंदु सही हैं और आर ए की व्याख्या भी सही रूप से कर रहा है। अगला प्रश्न है उत्पादन संभावना रेखा में मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, इसका कारण क्या है। घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, सापेक्षिक लागतों में वृद्धि का नियम, तकनीकी प्रतिस्थापन का ह्रासमान सिद्धांत दर का नियम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सापेक्षिक लागतों के में वृद्धि का नियम। ठीक है, उत्पादन संभावना रेखा मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, इसका कारण है कि सापेक्षिक लागतों में वृद्धि का नियम ये बताता है कि उत्पादन संभावना रेखा मूल बिंदु की ओर नतोदर होनी चाहिए, नतोदर होती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन दिया हुआ है, इसमें से सही का चुनाव करना है आपको। मजदूरी का लौ सिद्धांत तब आया जब यूरोप में तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, बिल्कुल सही है। इसमें मजदूरी निर्धारण सिद्धांत को एक प्राकृतिक सिद्धांत की उपमा दी गई थी, ये भी कथन आपका सही है। इसके अनुसार मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर ही रहती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपका तीनों कथन सही हैं, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लगान किस समय उत्पन्न होगा। लगान किस समय उत्पन्न होगा, जबकि भूमि की पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो, जबकि समस्त भूमि उपजाऊ हो, जबकि समस्त भूमि गतिशील हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लगान किस समय उत्पन्न होगा, जब समस्त भूमि जो है उपजाऊ हो, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कीन्स के अनुसार ब्याज का भुगतान किसके लिए किया जाता है। तरलता का त्याग, लेन देन के उद्देश्य के मुद्रा रखना, परिसंपत्ति के रूप में मुद्रा रखना, अनिश्चितता पर काबू पाने के लिए मुद्रा रखना। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका तरलता का त्याग करना। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दो सूची दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो ग्रामीण युवाओं का स्वरोजगार हेतु कार्यक्रम जो चलाया गया था वो कब चलाया गया था। तो ये चलाया गया था आपका 15 अगस्त 1979 में। तो ये पहला वाला आपका एक हो जाएगा। बी वाला है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1980 में हुई थी, ये दूसरा वाला हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्राम्य रोजगार कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये इसकी शुरुआत जो है हुई थी आपका 1980 में, तो ये तीसरा भी इसके सामने वाला ही सही हो जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, तो इसकी शुरुआत जो है 1982 में हुई थी, तो ये आपका चौथा सही है। यानी ये क्रम से लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप कूट में देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ही सही हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये चारों महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करके या तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का सर्वाधिक भाग कृषि पर व्यय किया गया।
तो आप लोग जानते होंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आई थी 1951 से लेकर के जो है 56 तक, इसमें कुल परिव्यय का सर्वाधिक भाग जो है कृषि पर जो है व्यय किया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने गरीबी निर्धारण सूचकांक बतलाया है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे सेन सूचकांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? मीरा सेठ समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से नहीं, बाल श्रम की समाप्ति से नहीं, ये भी गलत है, कार्यरत महिलाओं के कल्याण से, ये भी गलत है, हथकरघे के विषय से। ठीक है, मीरा सेठ समिति का जो संबंध है ये हथकरघे के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बैंक जब रिजर्व बैंक से अल्पकालिक ऋण प्राप्त करते हैं तो उन्हें जो ब्याज उसके लिए चुकानी होती है वह कहलाती है रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये इसको जो है रेपो दर कहा जाता है। ठीक है, रेपो दर वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंकों को RBI अल्पकालिक कर्ज देता है, इसी को हम क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी निम्न में से कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, विश्व व्यापार संगठन को, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को या विश्व बैंक को? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो विश्व व्यापार संगठन को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी जो है विश्व व्यापार संगठन WTO है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? 85 करोड़, 115 करोड़, 200 करोड़? कौन सा सही होगा? 115 करोड़। ठीक है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम 115 करोड़ का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन किन क्षेत्रों में 1991 में नई आर्थिक नीति के बाद भी लाइसेंस की ज़रूरत थी? इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन, एल्कोहल, रेल परिवहन? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन और एल्कोहल, इनके लिए जो है लाइसेंस की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो सूची दिया हुआ है, मिलान करना है आपको। असंतुलित विकास सिद्धांत किसने दिया था? असंतुलित विकास सिद्धांत दिया था हर्षमैन ने। ठीक है, तो यहाँ पे ए में 2 सही हो जाएगा आपका। प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत रेगनर नरकसे ने। ठीक है, तो यहाँ पे बी में आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, और श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था? श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत दिया था आर्थर लोविस ने। तो सी में 4 हो जाएगा। और आवश्यक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो आवश्यक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत दिया था लेवेंस्टीन ने। तो यहाँ पे डी में 3 हो जाएगा। तो क्या है? 2, 1, 4, 3 किस में है? यहाँ पे बी वाले में देखिए 2, 1, 4, 3, तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चारों सिद्धांत भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा। यहाँ से सिंगल में भी आपसे प्रश्न पूछ देता है और ज़रूर यहाँ से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय अथवा अंतर स्थानीय व्यापार का विशिष्ट रूप मात्र है, यह कथन किसका है? हैबरलर, बर्टिर, ओहलिन, मार्शल, रिकार्डो? 4 ऑप्शन हैं आपके। तो ये कथन है बर्टिल ओहलिन का। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णमान के अंतर्गत घाटे वाले राष्ट्र की ओर से लाभ वाले राष्ट्र की ओर स्वर्ण के अंतर प्रवाह होने के परिणाम स्वरूप होने वाले प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत जो है घाटे वाले राष्ट्र की ओर से लाभ वाले राष्ट्र की ओर पूंजी का बहिर्प्रभाव होता है। तो ये तो बिल्कुल आपका सही है। और लाभ वाले राष्ट्र में ब्याज की दरें गिर जाती हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, सी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्व पैदा करने के लिए राजस्व तर्क के अनुसार क्या व्यवस्था करना चाहिए। राजस्व पैदा करने के लिए जो है राजस्व तर्क के अनुसार क्या व्यवस्था करना चाहिए। प्रशुल्क लगाना, बाजारवादी नीति को बढ़ावा देना, कच्चे माल का निर्यात करना, कच्चे माल का आयात करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रशुल्क लगाना। ठीक है, राजस्व पैदा करने के लिए राजस्व तर्क के अनुसार प्रशुल्क लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है। पत्र स्वर्ण, तो पत्र स्वर्ण जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें IBRD, गैट और IMF की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, सामान्यतः इसे क्या कहा जाता है, ये क्या कहलाता है, ये आपसे पूछता है। इसको वांडुंग सम्मेलन कहेंगे, या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहेंगे, या इसको वर्सेलेस सम्मेलन कहेंगे, या इसको माल्टा सम्मेलन कहेंगे। तो इसको जो है क्या कहेंगे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत कीमतों पर राष्ट्रीय आय के कुल योग के परिकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। CSO के आधार पर वर्ष को 1999-2000 से परिवर्तित करके वर्ष 2004-05 कर दिया है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है NSSO, जिसको राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नाम से जाना जाता है। इसके उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के 68वें दौर के पश्चात 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है। तो कौन, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित सामाजिक उद्देश्यों में से किन उद्देश्यों को योजना द्वारा प्राप्त किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, सामाजिक न्याय उपलब्ध करना, उत्पादन को अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाना ताकि राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय के उच्च स्तर की प्राप्ति की जा सके, तीव्र आर्थिक समृद्धि के साथ आय तथा संपत्ति की असमानताओं को बढ़ाना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसको है। योजना आयोग को है, राष्ट्रीय विकास परिषद को है, संघीय मंत्रिमंडल को है, या संसद को है। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद को है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में। ठीक है, और योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इसी विचार को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया था। ठीक है, और भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, योजना आयोग का सचिव इसका भी सचिव होता है, और भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग के जो है सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य माने जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल जनसंख्या में 8.2% अनुसूचित जनजातियां हैं। किन राज्यों में अनुसूचित जनजातियां नगण्य हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो ये तो गलत हो जाएगा, नगण्य पूछा है यहाँ पे, नहीं के बराबर है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तो ये भी गलत हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, इसमें जो है अनुसूचित जनजातियां नगण्य के समान है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाभ की वह न्यूनतम मात्रा जो फर्म को दीर्घकालिक तक उस उद्योग में बने रहने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है। अवसर लागत कहलाती है, असामान्य लाभ कहलाती है, सामान्य लाभ कहलाती है, साधन की वर्तमान लाभ कहलाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसको सामान्य लाभ
कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए वस्तु की मांग बढ़ने से बी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है। ए एवं बी प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं, ए एवं बी प्रतिपूरक वस्तुएं हैं, ए वस्तु बी से निकृष्ट है या ए वस्तु ए से उत्कृष्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि ए वस्तु की मांग बढ़ती है तो बी वस्तु की भी मांग बढ़ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिपूरक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल बजट 2016-17 से संबंधित सही कथन को चयन करना है। तो ये पुराने प्रश्न पत्र में पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। रेल बजट आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो उस समय आपका सही ऑप्शन था महिला हेल्पलाइन 182 पूरे देश में जो है 24 घंटे लागू रहेगा। ये आपका उस समय का ऑप्शन सही था। तो आप लोग ज़रूर इसको रिवीजन कर लीजिएगा। एक अलग से रेल बजट पर जो है वीडियो बनाया जाएगा, उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट को आप लोगों को तैयार किया जाएगा। तो अगला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा एक बार। और एक प्रश्न और आया था, यहाँ पे देख सकते हैं, रेल बजट से ही था। 2016-17 में कितने नए जवाहर विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था उस समय का। तो इसमें 62 नए जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने का उस बजट में 2016-17 में ये प्रावधान किया गया था, 62 विद्यालयों का। तो इसको भी आप लोग, बजट को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा। वहाँ से 2 से 3 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वित्त मंत्री थे जो साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। तो वो थे सी.डी. देशमुख। ठीक है, सी.डी. देशमुख, इनका पूरा नाम था चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, जिन्हें जो है 1943 में ब्रिटिश राज द्वारा नियुक्त किया गया था। और ब्रिटिश राज ने इन्हें सर की भी उपाधि दी थी। और इसके पश्चात उन्होंने जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत के तीसरे वित्त मंत्री के रूप में सेवा किए थे। तो यहाँ पे भी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है, गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। तो यही आपका सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य जो है ये गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, ये भी आपका गलत है। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, उसी को क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है, अर्थात इसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। वह स्थिति होती है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम के लिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उसे बेहतर करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। इस स्थिति में श्रमिक के पास कोई विकल्प नहीं होता है, बल्कि उस खास काम को करने की मजबूरी होती है। वही क्या कहलाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। यहाँ पे आपको मिलान करना है तो सूची दिया हुआ है। तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत जो है ये 2001 में हुआ था। ठीक है, तो ए में 4 आपका हो जाएगा। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत 1999 में हुआ था। तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा बी में। और रोजगार गारंटी योजना सिद्धांत, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का सिद्धांत, इसकी शुरुआत जो है 2000 में हुआ था। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 4 3 2 1। तो किस में है, यहाँ पे डी में है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही हो जाएगा। तो इन चारों को भी आप लोग तैयार रखिएगा। अगला प्रश्न है, कल्याण का अर्थशास्त्र निम्नांकित में से किस अर्थशास्त्री की रचना है। कल्याण का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो ये लिखा है AC पीगो ने। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को संकट में डाले बगैर वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना क्या है? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, धारणीय विकास या आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा धारणीय विकास। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। कोई देश दोनों ही उत्पादों के उत्पादन के दक्ष है, कोई देश दोनों ही उत्पादों के उत्पादन में अदक्ष है, दोनों देश में दोनों ही उत्पादों के अवसर लागत समान है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तुलनात्मक लाभ सिद्धांत ये बताता है कि दोनों देशों में दोनों ही उत्पादों की अवसर लागत समान होने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लागू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीन्सवादियों के अनुसार रेंगती हुई मुद्रास्फीति सहायक होगी बेरोजगारी को कम करने में, वास्तविक उत्पादक को बढ़ाने में, उपरोक्त ए बी में से कोई नहीं या ए बी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कीन्सवादियों के अनुसार रेंगती हुई मुद्रास्फीति सहायक होती है बेरोजगारी को कम करने में और वास्तविक उत्पादन को बढ़ाने में। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुआ था? 1001 और 2 में। अगला है, राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की संस्तुति पर हुई थी? तो ये शिवरामन कमेटी। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसको नाबार्ड को कहते हैं, और इसकी स्थापना जो हुई थी शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लीजिए, जो नरसिंघम समिति थी, ठीक है, नरसिंघम समिति जो है भारत सरकार ने वित्तीय प्रणाली की तात्कालिक संरचना तथा उसके विभिन्न अवयवों की आलोचनात्मक विवेचना के लिए आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर एम नरसिंघम की अध्यक्षता में अगस्त 1991 में एक 9 सदस्यीय वाली समिति का गठन किया था, जिसे शिवरामन समिति की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, जिसे शिवरामन कमेटी की संज्ञा दी गई थी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनी को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी करना आवश्यक है? कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, ये तो सही है। दूसरा है, कंपनी को विदेश में कारोबार नहीं होना चाहिए, नहीं हो क्या मतलब है, गलत हो जाएगा। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत कारोबार 2000 करोड़ रुपए का हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के पास जो है मिनी रत्न का दर्जा, ये भी आपका गलत है। केवल पहला इसमें सही है। ठीक है, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनी का शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना जरूरी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी की अवधारणा किसने दी थी? हॉर्समैन, एपीजे अब्दुल कलाम, ईएफ सुमारवर, इनमें से कोई नहीं। तो ईएफ सुमारवर ने जो है इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी की अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग ने देश की निर्धरता की माप के लिए प्रोफेसर डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में विशेषज्ञ दल की नियुक्ति कब की थी? तो ये किया गया था 1989 में। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? केंद्रीकृत नियोजन अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सर्वप्रथम कहाँ पे अपनाया गया था? तो ये सोवियत संघ रूस में अपनाया गया था। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।